अगला प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स ऑफ इनपुटेड नंबर। मतलब कि अगर आपने इनपुट किया 123 तो आपका आउटपुट होना चाहिए 321। सॉरी, प्रोग्राम नहीं था, फंक्शन था। प्रोग्राम तो आप बना चुके हैं कई बार। आप इस प्रोग्राम को पॉइंटर से भी बना चुके हैं, सामान्य प्रोग्राम भी बना चुके हैं। फंक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, यही देखना है हमको। जैसे हमने कहा int a बराबर 0 वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन, reb फंक्शन का नाम होगा, int इंटीजर लेके जाएगा ये, clr printf इंटर नंबर, स्कैनर %d %a। ए के अंदर मान लीजिए 123 आपने इनपुट किया तो reb फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ए की कॉपी भेज रहे हैं। तो ए के अंदर 123 है तो इस ए में जो reb फंक्शन जहां बनाया गया है उसके ए में क्या आएगा 123। यहां पर भी लिखते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वॉइड है फंक्शन, फंक्शन का नाम reb है, ये तीनों जगह मैच करेगा। यहाँ भी reb है और प्रोटोटाइपिंग में भी reb है। प्रोटोटाइपिंग में आप ये बताते हैं कि आप इस प्रोग्राम में एक reb नाम का फंक्शन यूज करेंगे जो एक इंटीजर लेके जाएगा इससे और कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो यही काम आप यहाँ पर कर रहे हैं। आपने reb फंक्शन को कॉल किया और a को भेज रहे हैं। कहीं किसी वेरिएबल में जैसे x बराबर reb a आप नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा, तो उसको स्टोर कराने की जरूरत नहीं है आपको। तो reb फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और a की कॉपी भेज रहे हैं। तो वो a कहां पर आएगा इस reb फंक्शन में, इस a के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहां पर आएगी। मान लीजिए 123 अगर है तो a के अंदर 123 आ जाएगा। फिर आपने कहा int b बराबर 0, b की वैल्यू 0 कर दी। उसके बाद वाइल का लूप चलाया आपने। आप इस प्रोग्राम को तो पहचानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। आपने कहा वाइल a इज ग्रेटर देन 0, a क्या 0 से बड़ा है? तो 123 से 0 से बड़ा है, नीचे जाएंगे। b बराबर a mod 10। जब 123 को 10 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 123 को 10 से भाग देंगे तो शेष 3 बचेगा। तो b में क्या जा रहा है आपके? b में आपके जाएगा 3। नीचे आपने कहा printf %d b की वैल्यू को प्रिंट करिए। तो b की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो आपके स्क्रीन पर 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर नीचे गए, आपने कहा a बराबर a डिवाइडेड बाई 10। तो यहां भी डिवाइड ही होगा, लेकिन जब मॉड है तो रिमाइंडर रिटर्न हो रहा है, डिवाइड होगा तो कोसेंट रिटर्न होगा, और जो कोसेंट आएगा उसको a के अंदर स्टोर करेंगे आप। तो कोसेंट 123 को 10 से भाग देंगे तो क्या होगा? 10 12 बार में 120 होगा, मतलब कोसेंट क्या होगा 12। तो a में नई वैल्यू क्या आ जाएगी 12। यहां से आप फिर ऊपर जाएंगे, आप चेक करेंगे a इज ग्रेटर देन 0, a क्या अब भी 0 से बड़ा है, तो a के अंदर जो वैल्यू है वो 12 है, 0 से बड़ी है। तो आप कहेंगे b बराबर a mod 10। 12 को 10 से डिवाइड करिए और जो शेष बचे वो b में स्टोर करिए। तो 10 1 टाइम्स 10 एक बार में 10 होगा और शेष क्या बचेगा 2। तो जो शेष बच रहा है वो कहां जाएगा b में, मतलब b की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 2। b की नई वैल्यू हो गई 2। फिर आपने कहा printf %d b की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दीजिए। तो b की वैल्यू क्या है 2, वो प्रिंट हो जाएगी। नीचे गए आपने कहा a बराबर a डिवाइडेड बाई 10। अब फिर से वही काम होगा, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इस बार मॉड में रिमाइंडर रिटर्न हो रहा था, इसमें कोसेंट रिटर्न होगा। तो 10 1 बार में 10, तो कोसेंट क्या मिल रहा है आपको 1। a में नई वैल्यू क्या जाएगी 1, a की नई वैल्यू हो जाएगी आपके 1, a की नई वैल्यू हो गई 1। ठीक है भाई। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे, वाइल a इज ग्रेटर देन 0, a क्या 0 से बड़ा है, तो a के अंदर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी मिलेगी क्योंकि 1 है। तो आप नीचे जाएंगे, b बराबर a mod 10। तो मॉड के बारे में ये चीज कई बार आपको बताई गई है, जब भी किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से मॉडलेस डिवीजन आप करेंगे तो वो हो नहीं सकता है, तो वही संख्या रिटर्न हो जाएगी। तो 1 mod 10 आप करेंगे तो b में क्या आएगा 1, b के अंदर 1 ही आएगा, तो b के अंदर नई वैल्यू होगी 1। उसके नीचे आप कहेंगे printf %d b, तो b की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर आप यहां गए, a बराबर a डिवाइडेड बाई 10। अब 1 को जब 10 से डिवाइड आप करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो दशमलव के बाद वाली संख्या छोड़ देनी है आपको, सिर्फ इंटीजर भाग ही लेना है। तो a के अंदर नई वैल्यू क्या आएगी 0 पॉइंट कुछ है तो 0 ही आएगा ना a के अंदर। तो a की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, a की नई वैल्यू हो जाएगी 0। फिर यहां से आप ऊपर गए, वाइल a इज ग्रेटर देन 0, a क्या 0 से बड़ा है, तो a 0 से बड़ा नहीं मिलेगा। नीचे आएंगे आप, यहां आपको रिटर्न मिल जाएगा। रिटर्न मिलेगा तो कंट्रोल आप कहां जाएगा reb के नीचे गेट ch, प्रोग्राम खत्म, प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। इसको रन कराते हैं, Alt F9, Control F9।
123 इनपुट किया हमने, 321 आउटपुट आ गया, मतलब प्रोग्राम सही है। अब यहाँ पर एक आध छोटी छोटी चीजें ध्यान देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ए रखा है, क्या जरूरी है कि यहाँ पर भी ए रहेगा? ये पहले ही बता चुके हैं आपको, जरूरी नहीं है। ये आपका एक्चुअल आर्गुमेंट होता है जो कि मेन से पास होता है, और ये फॉर्मल आर्गुमेंट है जिसमें कि आप रिसीव करते हैं। हो सकता है कि आपने इसका नाम एक्स रखा होता तो भी इसके इस प्रोग्राम में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस जहां जहां ए है वहां पर एक्स कर लीजिए आप। मतलब नाम आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Alt F9 किया हमने, कंट्रोल F9 किया, 124 421 आउटपुट है, प्रोग्राम सही है। हाँ, अब एक और चीज आ गई, एक और चीज समझ लेते हैं, अच्छा रहेगा आगे के लिए। आगे तो फिर आएगा ही ये सामने। अगर मान लीजिए ये इंटीजर नहीं रहा होता, इंटीजर पॉइंटर अगर रहा होता, तो क्या करते हैं? जैसे अगर यहाँ पर ये पॉइंटर पी रहा होता, ठीक, यहाँ हमने कहा p बराबर %a। हम चाहते हैं कि पॉइंटर को पास करा के काम कराएं, तो अब यहां पर क्या परिवर्तन होगा? भाई रिटर्न तो अभी ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन लेके क्या जा रहा है? इंटीजर पॉइंटर। नॉर्मल इंटीजर तो है नहीं, तो सिर्फ int लिखने से काम नहीं होगा, आपको स्पेस करके उसमें एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा। मतलब ये बताना होगा कि ये इंटीजर प्रकार का पॉइंटर लेकर के जाएगा। अब यहां पर भी जब आप REVA कॉल कर रहे हैं तो REVA कॉल नहीं करेंगे आप कहेंगे REVP, या तो P करिए या तो डायरेक्ट %a भेजिए, P को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हम P भेजना है। तो जब यहाँ P कर रहे हैं तो ये भी अब पॉइंटर वेरिएबल हो जाएगा, ये एस्ट्रिक x हो जाएगा, यहां पर भी एस्ट्रिक x हो जाएगा, पॉइंटर वेरिएबल है ये, यहां पर एस्ट्रिक x हो जाएगा, जहां जहां है वहां पर एस्ट्रिक x हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंटर वेरिएबल हो जाएगा। सॉरी, रन कराइए। 124, कोई आउटपुट में अंतर नहीं आया, आउटपुट सही है। तो अब ये देखिए कि अगर हमको पॉइंटर का इस्तेमाल करना होता तो कैसे भेजते, और यहाँ पर ये भी जरूरी नहीं था कि हम पॉइंटर P लेते ही, हम चाहते तो इसको छोड़ सकते थे, ये जरूरत हमको नहीं है करने की। हमको एड्रेस ही ना पास कराना है, हमने कह दिया कि भाई INT एस्ट्रिक मतलब इंटीजर प्रकार का एक पॉइंटर, मतलब एड्रेस जाएगा, तो यहाँ पर एस्ट्रिक, यहाँ P के बजाय %a लिख देंगे, मतलब एड्रेस ऑफ A, तो भी काम करेगा। एड्रेस ऑफ A जाएगा x के अंदर। अब रन कराएंगे आप, देखिए क्या आउटपुट कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आपका आउटपुट फिर भी सही ही आ रहा है। समझ रहे हैं? अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे यहां पर जब कॉलिंग होती है, जब प्रोटोटाइपिंग होती है, प्रोटोटाइपिंग में हमको ये बताना होता है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो वॉइड, INT, फ्लोट, कुछ भी जो रिटर्न करेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में हमको ये बताना होता है, अब ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक बार रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगी और उसके थ्रू आप एक ही वैल्यू रिटर्न कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है कि फंक्शन एक बार में एक रिटर्न स्टेटमेंट कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, तो सिर्फ वो एक वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है। इसके बाद REV फंक्शन का नाम है, और यहाँ ब्रैकेट में हम लिखते हैं क्या आर्गुमेंट लेके जा रहा है, तो हम लिखा INT एस्ट्रिक। अगर 2 पॉइंटर लेके जाता तो कॉमा लगा के INT एस्ट्रिक एक और लिखते, 2 इंटीजर होते तो INT, INT लिखते, अगर 4 इंटीजर होते तो INT, INT लिखते। मतलब ऐसा नहीं कि 4 इंटीजर है तो एक ही बार INT लिखने से काम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब कॉलिंग करते हैं तो फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट वेरिएबल का नाम, वो किस प्रकार का है इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने %a लिखा तो एड्रेस ऑफ A चला जाएगा, A लिखेंगे तो A की वैल्यू जाएगी, B लिखेंगे B की वैल्यू जाएगी। अगर पॉइंटर था, पॉइंटर वेरिएबल जैसे आपने लिखा था P बराबर %a, तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट P लिखा था। आपको वेरिएबल के प्रकार को यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, प्रकार आपको ये यहाँ बताना होता है, और दूसरा यहाँ पर प्रकार भी बताना होता है, और वैल्यू का नाम भी, वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे आप, ये भी बताना होता है। तो इसको एक बार ड्राई रन कराइएगा, समझने की कोशिश करिएगा, घर पर जरूर ड्राई रन कराइएगा और सिस्टम पर रन कराइएगा। थैंक यू।